हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेकंड सेमेस्टर बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स का एक सब्जेक्ट जिसका नाम है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स और ये आपका यूनिक पेपर कोड है। ठीक है, आज की वीडियो में हम इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का जो क्वेश्चन पेपर है वो प्रीवियस ईयर का 2024 में जो एग्जाम हुआ था, आज की वीडियो में हम उसके क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे, देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्या पूछा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन का टाइप क्या है, किस तरह से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ये सारी चीजें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है तो वीडियो को स्किप मत करिए, कंप्लीट वीडियो देखिए। ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास ये सब्जेक्ट है, आप ये एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको आइडिया होना चाहिए किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स डिसिप्लिन के अंदर ये आपका सब्जेक्ट आता है। 3 घंटे का पेपर होगा, 90 नंबर का आपका जो पेपर है वो आपको दिया जाएगा। 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, इसका मतलब कि आपका एक प्रकार से 18 नंबर के जो है वो क्वेश्चन होंगे। 18-18 नंबर के आपके 5 क्वेश्चन होंगे, 90 नंबर का आपका पेपर हो जाएगा। ठीक है, 18-18 नंबर के आपके 5 क्वेश्चन होंगे। फिर आप अगर कोई क्वेश्चन का पार्ट शुरू करते हैं तो उसका पूरा का पूरा पार्ट आपको एक ही बार में अटेम्प्ट करना होगा। ठीक है, आप सिंपल कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं और सारे जो क्वेश्चन है इक्वल मार्क्स कैरी करते हैं। ठीक है, ये हो जाता है बेसिक इंट्रोडक्शन आपके क्वेश्चन पेपर के बारे में, जो इंस्ट्रक्शंस आपको बताए होते हैं वो सारी चीजें। अब देखिए, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स वाले को, जो स्टूडेंट है वो क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। हम लोग हिंदी में क्वेश्चन जो है उन्हें कवर अप करेंगे, तो मैं आपके लिए इनको धीमे धीमे आप स्क्रॉल कर दूंगा, आप इनको पॉज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 आ जाता है, जिसमें ए वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 में जो ए वाला पार्ट है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, पॉइंट 1 और पॉइंट 2। ठीक है, ये हो जाता है। उसके बाद आपका बी वाला आता है, जिसमें आप देख सकते हैं 1 और 2 आपको यहाँ पे दिए गए हैं। सी वाले में भी सेम यही है। ठीक है, इस प्रकार से हो जाते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 1। अब हम हिंदी में देखते हैं। काम में आपसे पूछा गया है क्या राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज भुगतान को सकल घरेलू उत्पाद के हिस्से के रूप में गिना जाता है? कारण बताइए। ठीक है, राष्ट्रीय ऋण जो भी नेशनल लोन होता है या नेशनल डेप्ट होता है, ठीक है, उसके ऊपर जो ब्याज होता है, ब्याज का भुगतान किया जाता है, उसको सकल घरेलू उत्पाद मतलब कि जीडीपी के अंदर, जीडीपी का कोई हिस्से के रूप में उसे गिना जा सकता है नहीं, आपको ये बताना है। और गिना जा सकता है या नहीं, पहले तो आपको ये बताना है, उसके बाद उसका कारण भी आपको वही बताना है। दूसरे में आपसे पूछा गया, एक भारतीय नागरिक द्वारा थाईलैंड के एक थाई रेस्टोरों में रात्रि भोज के लिए वीजा क्रेडिट कार्ड द्वारा 10,000 रुपए की भुगतान की गई थी। इस लेन देन का हिसाब किताब भारत के भुगतान संतुलन खाते में कैसे किया जाएगा? ठीक है, एक आदमी है जो कि इंडियन है। ठीक है, उसने थाईलैंड में जाकर थाईलैंड के एक रेस्टोरेंट में रात के खाने के लिए 10,000 रुपए की पेमेंट करी है। ठीक है, खाना खाने के बाद, और पेमेंट करी है वीजा क्रेडिट कार्ड से। ठीक है, तो अब जो पेमेंट उसने वीजा क्रेडिट कार्ड से करी है, ठीक है, अब उसकी उस 10,000 रुपए की लेन देन की जो हिसाब किताब है, ठीक है, वो भारत का जो खाता है उसका, ठीक है, संतुलन खाते में किस प्रकार से किया जाएगा ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का ये हो जाता है। बी को देखते हैं। तो ब्रांड एक बॉन्ड में 1 वर्ष में 100 रुपए का भुगतान करने का प्रावधान है। ठीक है, एक बॉन्ड जो है उसका एक साल में 100 रुपए का भुगतान करने का प्रावधान है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछेंगे। यदि बॉन्ड की कीमत आज 75 रुपए और 90 रुपए हो तो उस पर ब्याज की दर क्या होगी, आपको ये कैलकुलेट करनी है। और दूसरे में आपसे पूछा गया, यदि ब्याज दर 8% है तो ब्रांड की कीमत क्या होगी, आपको ये बताना है। ठीक है, ये 2 चीजें आपको कैलकुलेट करनी है। पहले में आपको ब्याज बताना है और दूसरे में ब्याज बताया गया है उसकी कीमत बतानी है। ठीक है, ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 1 का खा वाला पार्ट। गा वाला देखे तो यहाँ पे पहले में आपसे पूछा गया कि उपयुक्त रेखा चित्र के साथ क्लासिकल मॉडल में उत्पाद रोजगार और मूल्य स्तर पर सीमांत आयकर दर की कमी के प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको रेखा चित्र जो है एक प्रकार से डायग्राम का यूज करके यहाँ पे आपको क्लासिकल मॉडल में जो उत्पादन है उसको, रोजगार और मूल्य के जो स्तर है, इन तीनों चीजों का ऊपर आपको एक प्रकार से बता सकते हैं कि स्तर पर सीमांत आयकर दर में कमी के प्रभाव आपको बताने हैं। उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, ठीक है, उसके बाद रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ते हैं और फिर मूल्य स्तर पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पे बताना है। दूसरे में आपसे पूछा गया है कि मौद्रिक संचारण तंत्र में विभिन्न चरण क्या है, आपको ये बताना। मौद्रिक संचारण तंत्र में जो अलग अलग चरण है या स्टेप्स हैं, वो कौन कौन से स्टेप्स हैं वो आपको यहाँ पे बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। ठीक है, ये आपके लिए यहाँ पे डेटा दिया गया है कंपनी से। ठीक है, डेटा दिया गया है, इस डेटा को कैलकुलेट करना है आपको, वगैरह चीजें। ये आपका बी हो जाता है, फिर ये आपका सी हो जाता है। ठीक है, ये सी का यहाँ पे डेटा दिया गया है। सी के डेटा के बाद यहाँ पे उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, अब हम हिंदी में देखते हैं क्वेश्चंस को। तो पहले में काम में आपसे पूछा गया है कि निजी, सरकारी और राष्ट्रीय बचत की गणना के लिए निम्नलिखित आंकड़ों का उपयोग करें। ठीक है, निजी मतलब प्राइवेट, गवर्नमेंट और जो नेशनल है बचत की गणना करनी है आपको, सेविंग्स की गणना करनी है, तो वो आपको यहाँ पे डिटेल दी गई है। इन चीजों का यूज करके आपको सेविंग्स की जो गणना है या कैलकुलेशन है वो यहाँ पे आपको करनी है। ठीक है, खा में आपसे पूछा गया है, यदि
केंद्रीय बैंक एक विस्तारवादी खुले बाजार संचालन का अनुसरण करता है। कोई केंद्र बैंक है, ठीक है, मतलब सेंट्रल का कोई बैंक है, तो विस्तारवादी खुले बाजार का संचालन का अनुसरण करता है। तो यह अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को किस तरह प्रभावित, मतलब कैसे प्रभावित करता है, व्याख्या कीजिए। ठीक है, अगर कोई बैंक है जो कि केंद्रीय बैंक है, ठीक है, वो विस्तारवादी खुले बाजार में क्या करता है, संचालन का अनुसरण करता है या संचालन करता है। तो अर्थव्यवस्था मतलब इकोनॉमी में जो मुद्रा है उसकी आपूर्ति को ये कैसे प्रभावित करेगा, ये आपको यहाँ पे बताना है। गा में आपसे पूछा गया है पहले पॉइंट में कि निम्नलिखित जानकारी, ये एक जानकारी दी गई है, ठीक है, यहाँ पे डेटा दिया गया, उपभोग, निवेश, सरकारी व्यय, फिर हस्तांतरण, भुगतान, फिर कर, ये सारी चीजें दी गई है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। आय के संतुलन स्तर पर गुणा, संतुलन स्तर और गुणांक की गणना कीजिए ऊपर दिए गए डेटा को यूज करके। बी में आपसे पूछा गया बचत फलन लिखे, बचत फलन लिखे और बचत स्तर की गणना आपको करनी है। बचत अधिशेष की गणना करें और फिर मान लीजिए कि टी बढ़कर 0.25 हो गया, हो जाता है, तो संतुलन आय और गुणांक क्या होगा, आपको ये बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन ऊपर जो डेटा दिया गया है, जो कि ये डेटा है, इस डेटा का यूज करके आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, मतलब कैलकुलेशन रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे। दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है गाके की ISLM मॉडल का उपयोग करके कुल मांग वक्र प्राप्त करें। ठीक है, ISLM का जो मॉडल है उसका उपयोग करके आपको कुल मांग वक्र जो है उसको प्राप्त करना है, उसको बताना है। ठीक है, ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। आप क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 3 में आपसे यहाँ पे पूछा गया है, देख सकते हैं ABC आपको देखने को मिल जाते हैं सीधा सीधा। ठीक है, सी में आपको डेटा दिया गया है रिलेटेड, और डेटा से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे यहाँ पे नीचे पूछे गए हैं। ठीक है, 4 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। हिंदी में हम लोग देखते हैं, तो का में आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय संपदा क्या है। राष्ट्रीय संपदा राष्ट्रीय बचत से कैसे जुड़ी है, ये आपको बताना है। ठीक है, पहले आप बताएंगे राष्ट्रीय संपदा क्या है, फिर राष्ट्रीय संपदा जो राष्ट्रीय बचत है, नेशनल सेविंग्स है, उससे किस प्रकार जुड़ी हुई है, आपको ये बताना है। खाना आपसे पूछा गया है ब्याज की दर मुद्रा की मांग और आपूर्ति से कैसे निर्धारित होती है। ठीक है, ब्याज की जो दर है कि कितना ब्याज लगेगा, मुद्रा की मांग और आपूर्ति से कैसे निर्धारित की, इन दोनों चीजों से कैसे निर्धारित होती है, आपको ये बतानी है। यदि मौद्रिक आय गिरती है तो ब्याज की दर क्या होगी। ठीक है, अगर मुद्रा की जो आय है वो गिरती है तो ब्याज की दर क्या होगी, आपको ये बतानी है। उपयुक्त आरेख का उपयोग करिए। आपको यहाँ पे जो आरेख है या फिर हम कहें एक प्रकार से डायग्राम है, उसका भी प्रयोग करना है। गा में आपसे पूछा गया है, जो कि जानकारी दी गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, उपभोग, निवेश कितना किया, सरकारी व्यय क्या है, टैक्स मूल्य स्तर क्या है और मौद्रिक आपूर्ति क्या है, ये सारी चीज, मुद्रा की मांग ये है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन क्या है, पॉइंट 1 में आपसे पूछा गया ISLM समीकरण लिखिए। फिर दूसरे में आपसे पूछा गया है आय और ब्याज दर का संतुलन स्तर क्या है। आय और जो ब्याज है उसका दर, ब्याज दर का जो संतुलन स्तर क्या है वो है। तीसरे में पूछा क्या गया कि राजकोषीय और मौद्रिक नीति गुणांक प्राप्त करिए। राजकोषीय और मौद्रिक नीति का जो गुणांक है वो आपको यहाँ पे प्राप्त करना है ऊपर दिए गए डेटा से यूज करके। चौथे में पूछा गया है कि सरकारी खर्च में 100 रुपए की वृद्धि से मॉडल में आय स्तर में कितनी वृद्धि होती है। सरकारी खर्च में 100 रुपए की वृद्धि होती है, उससे मॉडल में आय स्तर में कितनी वृद्धि होगी, आपको ये बतानी है। जिसमें मुद्रा जिसमें मुद्रा बाजार भी शामिल है। नई संतुलन ब्याज दर क्या होगी। ठीक है, नई संतुलन ब्याज दर क्या होगी, आपको ये भी साथ के साथ यहाँ पे बतानी है। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है AB, और यहाँ पे सी में आपसे पूछा गया, यहाँ पे सी में, ठीक है, इस प्रकार से पूछा गया। अब यहाँ पे हम हिंदी में देख लेते हैं कि क्या क्या है। तो क्वेश्चन नंबर काम है आपसे 4 का काम पूछा गया है कि मौद्रिक ब्याज 7% है। आज का मूल्य स्तर कितना है, 150 रुपए, मतलब 150, और आप अब से मूल्य स्तर 156 होने की उम्मीद करते हैं। ठीक है, आप जो है अब 150 से 156 होने की जो है उम्मीद करते हैं। अपेक्षित मुद्रास्फीति दर क्या है, यहाँ पे अपेक्षित, अपेक्षा की जा रही है, तो अपेक्षित जो मुद्रास्फीति है वो कितनी है, ये आपको बतानी है। अपेक्षित वास्तविक ब्याज दर क्या है, आपको ये बतानी है। खा में आपसे पूछा गया कि मान लीजिए कि मुद्रा और चेक सुविधा योग्य जमा का अनुपात 0.25 है और आरक्षित अनुपात 0.25 है, तो मुद्रा गुणांक का मूल्य क्या है। आपको क्या मानना है कि मान लीजिए कि जो मुद्रा है और जो चेक है सुविधा योग्य जमा का कितना अनुपात है, 0.25 या 0.25, और जो आरक्षित अनुपात है वो भी 0.25 है, तो मुद्रा का गुणांक क्या होगा, आपको ये बताना है, उसका मूल्य क्या होगा ये बताना है। हाँ में आपसे पूछा गया है, कहा कि पहले उसमें क्या पूछा गया, क्राउडिंग आउट की अवधारणा को स्पष्ट करें। यहाँ पे एक अवधारणा है, उस अवधारणा को आपको बताना है, क्या बताना है, क्राउडिंग आउट की अवधारणा को बताना है। इसके अलावा
उपयुक्त रेखाचित्र के साथ चरम मामलों पर भी व्याख्या करनी है। ठीक है, यहाँ पे जो मामले दिए गए इनकी आपको व्याख्या करनी है। क्राउडिंग आउट और शून्य क्राउडिंग आउट, इन दोनों मामलों की जो चरम है मामले हैं इनके आपको यहाँ पे रेखा चित्र के साथ आपको क्या करनी है, व्याख्या करनी है। मतलब रेखा चित्र डायग्राम भी बनाना है, एक्सप्लेन भी करना है। दूसरे पॉइंट में पूछा गया स्वचालित स्टेपलाइजर क्या है। स्वचालित स्टेपलाइजर क्या है ये बता रहा, उदाहरण की सहायता से इसे समझाइए भी आप। ठीक है, समझाना भी आपको। पांचवें क्वेश्चन में ये आ जाता है आपका पांचवा क्वेश्चन। ठीक है, इसमें ए में आपसे ये पूछा गया, बी ये है आपका क्वेश्चन। सी वाला जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, पॉइंट वन और पॉइंट टू में। में आपसे पूछा गया है कि अपस्फीति कारक क्या है, आपको ये बताना है। और ये है जो उपभोक्ता मूलक सूचांक है उससे किस प्रकार भिन्न है। ठीक है, अगर आप इंग्लिश में देखेंगे तो इसको पढ़ा जाएगा व्हाट इज जीडीपी डी फ्लोटर, हाउ इज दिस डिफरेंट फ्रॉम द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, जीडीपी डी फ्लोटर क्या है आपको ये बताना है, और ये डिफरेंट क्यों है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से, ये भी आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, ये हो जाता है। खामे आपसे पूछा गया मुद्रा के परिणाम सिद्धांत के फिशर दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए मुद्रा का परिणाम और मूल्य स्तर के बीच संबंध की आपको व्याख्या करनी है। मेनली यहाँ पे एक ही चीज पूछी गई है कि मुद्रा का परिणाम और मूल्य स्तर के बीच में क्या संबंध है, आपको ये बताना है। किस चीज को फिशर दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर या उसका उपयोग करके आपको बताना है। गांव में आपसे पूछा गया पहले में कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.9 है, आयकर आय का एक तिहाई है। आयकर आय का क्या है, एक तिहाई। सरकार ने जीडीपी बढ़ाने के लिए खर्च 750 लाख बढ़ाने का फैसला किया है। सरकारी खर्च कितना बढ़ाना चाहिए, बजट घाटे में, बजट घाटे का क्या होगा, बजट का जो घाटा है उसका क्या होगा, ये भी आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है इसके सेकंड पार्ट में पूछा गया कि संतुलन ब्याज दर, उपभोग, निवेश और सकल घरेलू उत्पाद पर निवेश सब्सिडी के प्रभावों की व्याख्या करके उपयुक्त आरेख का उपयोग का प्रयोग करें। ठीक है, आपको यहाँ पे आरेख का भी प्रयोग करना है, मतलब डायग्राम का प्रयोग करना है। ठीक है, और बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पूछा गया है। ठीक है, ए बी में आपको यहाँ पे डेटा दिया गया है, डेटा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। फिर आपका सी आ जाता है, जो कि आपके सी वाला जो है दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। काम में आपसे पूछा गया कि राष्ट्रीय आयकर लेखांकन के तीन पद्धतियों से सकल घरेलू उत्पाद का समान माप क्यों प्राप्त होता है, ये आपको बताना है। खामे आपसे पूछा गया है कि एक अर्थव्यवस्था के लिए निम्नलिखित वित्तीय बाजार आंकड़ा दिया गया है। एक अर्थव्यवस्था का क्या है, जो वित्तीय बाजार आंकड़ा है वो ये दिया गया है। इस आंकड़े का यूज करके आपको क्वेश्चनों के जवाब देना है। पहले में क्या पूछा गया, मुद्रा गुणांक का आकार। दूसरे में पूछा गया मुद्रा आधार। और तीसरे में पूछा गया मुद्रा आपूर्ति। ये तीन चीजों की आपको क्या करनी है, गणना करनी है, मतलब कैलकुलेशन करनी है। गांव में आपसे पूछा गया पहले पॉइंट में कि बचत की सीमांत प्रवृत्ति में कमी के साथ आईएस वक्र तीव्र हो जाएगा, सहमत या असहमत, उत्तर स्पष्ट करिए। एक स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को पढ़कर आपको सहमत है असहमत है आपको ये बताना है और उत्तर को अपना स्पष्ट करना है। दूसरे में पूछा गया क्लासिकल मॉडल में एक चित्र की सहायता से अर्थव्यवस्था की समग्र मांग और निवेश से स्वतंत्र गिरावट के प्रभाव की व्याख्या आपको करनी है। क्लासिकल मॉडल में एक चित्र की सहायता से, मतलब एक चित्र की सहायता से आपको अर्थव्यवस्था की समग्र मांग पर निवेश और स्वतंत्रता गिरावट के जो प्रभाव पड़ते हैं वो आपको यहाँ पे बताने। ठीक है, ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 आता है, ये देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो ए वाला क्वेश्चन है वो दो पॉइंट में डिवाइडेड है। ठीक है, बी वाला है सिंगल, और उसके बाद सी वाला जो है वो उसमें डेटा दिया गया है और वो दो पॉइंट में डिवाइडेड है। काके पहले में पूछा गया है कि क्या ये कहना सही है कि किसी देश को अपने घरेलू खाते के शेष और वित्त पोषित करने के लिए अपनी निजी बचत बढ़ानी होगी, व्याख्या की गई। क्या ये कहना ठीक है कि कोई भी एक देश है उसको अपने घरेलू खरीद जो घरे चालू खाते हैं उसके शेष वित्तीय पोषित को बढ़ाने के लिए निजी बचत जो कि उसकी प्राइवेट बचत है उसको बढ़ाना होगा या नहीं, आपको ये बताना है। दूसरा में पूछा गया यदि किसी देश का चालू खाता घाटा 120 मिलियन डॉलर है और पूंजी खाता अधिशेष 80 मिलियन है, तो इसकी आधिकारिक आरक्षित परिसंपत्ति से शुद्ध परिवर्तन क्या है, आपको ये बताना है। हाँ, में आपसे पूछा गया केंद्रीय बैंक के मुद्रा की मांग क्या है। केंद्रीय बैंक की जो मुद्रा की मांग है वो क्या है। केंद्रीय बैंक की मुद्रा के लिए बाजार और संतुलन कैसे निर्धारित किया जाता है, आपको ये भी बताना है। गा के पहले में पूछा गया मान लीजिए कि सरकार एक ऐसी राजकोषीय नीति का पालन करती करती है जिसमें सरकारी खर्च में वृद्धि हस्तांतरण भुगतान की गिरावट के बराबर है, जहां पे ये डेटा दिया गया है। ठीक है, उपभोग कितना है, इतना है, कर आय सरकारी खर्च में परिवर्तन और ये सारी चीजें। काम में क्या पूछा गया, संतुलन आय में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। बी में पूछा गया बचत अधिशेष में परिवर्तन ज्ञात कीजिए।
ठीक है, ये हो जाता है। दूसरे पॉइंट में आपसे पूछा गया, जब मुद्रा की मांग आय में परिवर्तन के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाती है, क्या एलम वक्र तीव्र और सपाट हो जाता है? अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। ठीक है, यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई है, उस स्टेटमेंट को पढ़ के आपको बताना है। तो ये हो जाता है आपका यहाँ पे क्वेश्चन पेपर कंप्लीट, इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स का। इस टाइप के क्वेश्चन जो कि हमने यहाँ पे पढ़े हैं, ठीक है, डिस्कस करें। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आएंगे आपके एग्जाम में। आपको एक प्रकार से मैं बता दूं कि आपको डेटा दे दिया जाएगा, उस डेटा की कैलकुलेशन आपको ऑन द स्पॉट वहाँ पे करनी होगी। ठीक है, और उसके बाद दिए गए जो पूछे पूछे गए क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन के आपको आंसर बना के वहाँ पे लिखने होंगे। डेटा दे दिया जाएगा, डेटा की कैलकुलेशन करके आपको आंसर बताना होगा। ठीक है, थ्योरी रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, तो आपको इन सारी चीजों को प्रिपेयर करके जाना है। यहाँ पे आपकी वीडियो खत्म हो जाती है। ये क्वेश्चन पेपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से आपको देखने को मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे ये लिंक अवेलेबल है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक है। मिलता है अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग माय चैनल गाइस।